हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस करे इससे पहले वाले पार्ट्स में। उम्मीद करता हूं वो सभी पार्ट्स आपने देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करके, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। अगर हम थियो हेमन के अकॉर्डिंग देखें तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है 3, 4, 5 या फिर 6। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट 3। राइट, कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट थे हमने थ्योरी जब पढ़ी थी तो उसमें बहुत अच्छे से जाना था। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट एज अ नाउन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट दिए थे थियो हेमन ने। राइट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सुपरवाइजर मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट है जिसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा लेवल है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट लोअर लेवल, क्योंकि जो हमारा टॉप लेवल है वहां पर सारे सीईओज वगैरह होते हैं। मिडिल लेवल की अगर हम बात करें तो वहां पे सारे मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। लोअर लेवल हमारा होता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिसमें सारे वर्कर्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं अंडर देयर सुपरवाइजर्स, यानी कि मिडिल लेवल वाले जो भी मैनेजर्स हैं उनके अंडर में काम करता है पूरा लोअर लेवल जो कि सुपरवाइजर्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब भी हम कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर तो वहां पर कौन सी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? इम्प्लाइड डिसीजन, टाइमलेस डिसीजन, हार्ड डिसीजन या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट टाइमलेस डिसीजन। ये वो डिसीजन होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, हमें सब चीजें पता होती हैं, सारी कंडीशंस हमें पता होती हैं, सारी एजम्पशंस हमें पता होती है, तो हम टाइमलेस डिसीजन वहां पर लेते हैं और जो भी टास्क हम करते जाते हैं उस डिसीजन को लेने के बाद उसमें भी हमें ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारी डिसीजन मेकिंग के समय। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिव डिसीजंस रिलेट। ठीक है, जो हमारे ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं किससे? डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज, एनुअल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। ऑपरेटिव से आप ध्यान रखना कि जो भी हर दिन जो भी एक्टिविटीज जो भी ऑपरेशंस एक बिजनेस के अंदर हो रहे हैं वो हमारे होते हैं ऑपरेटिव डिसीजन। ठीक है, जो हर दिन कुछ ना कुछ चीजें होनी है उस बिजनेस के अंदर तो वहां पर हमारे लिए जाते हैं ऑपरेटिव डिसीजन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अ प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड मच क्लियरली इफ मैनेजर्स थ्रो डैश ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी एक प्रॉब्लम है एक मैनेजमेंट के अंदर उसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर मैनेजर्स करें इस चीज को, तो वो उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या वो करना चाहिए उन्हें? डायग्नोसिस, एनालिसिस, बोथ एंड बी या फिर डी नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, डायग्नोसिस भी वो करेंगे, ठीक है, एनालिसिस भी वो करेंगे, तब जाके वो किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी निकल के आता है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो डायग्नोसिस भी करना पड़ेगा और एनालिसिस भी करना पड़ेगा, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। ठीक है, कि वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, अब वो प्रॉब्लम आई है तो किस किस वजह से आई है, क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें पता चलेंगी डायग्नोसिस और एनालिसिस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बोथ ए एंड बी, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी हैड बीन गिवन बाय। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया है? जॉर्ज आर टेरी ने, पीटर एफ ड्रकर ने, हर्बर्ट ए साइमन ने या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हर्बर्ट ए साइमन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बाउंडेड रैशनैलिटी जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्राइब करता है कि एक ह्यूमन कैसे डिसीजन लेता है। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट दिया हर्बर्ट ए साइमन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड डायग्नोसिस इज द। जो साउंड डायग्नोसिस है ये क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेकंड फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, लास्ट फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर नन ऑफ द। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी हम कोई भी चीज के बारे में डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो सबसे पहली फेज हमारी होगी कि हम उसको पूरी तरीके से समझें कि सिचुएशन क्या है, क्या क्या वहां पे सारी एजम्पशंस हम लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस वहां पर अराइज हो सकती हैं, तो वो होता है डायग्नोसिस करना। ठीक है, तो ये हमारी पहली फेज होती है डिसीजन मेकिंग की। अगला क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग इज जो डिसीजन मेकिंग है ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है? मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट मेंटल प्रोसेस, क्योंकि ये सारी चीजें हम सोचने वाले हैं अपने दिमाग से। ठीक है, मेंटली हम वो सारी चीजें सोचेंगे तो वो क्या है? एक मेंटल प्रोसेस। ठीक है, सारे डिसीजन आप दिमाग से तो लोगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो उसमें नहीं करनी, तो वो हमारा मेंटल प्रोसेस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, रूटीन डिसीजंस आर आल्सो नोन एज। जो रूटीन डिसीजंस होते हैं, क्या हमारा पूरे दिन का रूटीन होने वाला है, इस समय हमें क्या काम करना है या फिर इतनी देर बाद हमें क्या काम करना है, वो वाले डिसीजंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, बेसिक डिसीजंस, टैक्टिकल डिसीजंस या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टैक्टिकल डिसीजंस इनको कहा जाता है, रूटीन डिसीजंस को। राइट, आगे है डिसीजंस में बी। डिसीजंस हो सकते हैं माइनर, मेजर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। माइनर यानी कोई छोटा डिसीजन भी हम ले सकते हैं एक बिजनेस के अंदर, और एक मेजर डिसीजन यानी कि बहुत बड़ा डिसीजन भी हम ले सकते हैं एक बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी हो सकता है कि डिसीजंस माइनर भी हो सकते हैं और मेजर भी हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है टैक्टिकल डिसीजंस आर, जो टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं वो होते हैं कैसे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्टिकल डिसीजंस एक बिजनेस के अंदर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वहां पर जो इंपॉर्टेंस हम देते हैं वो देते हैं एक बड़े डिसीजन को, ठीक है, कैसे वहां पर सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, कैसे कौन कौन उस काम को करने वाला है, वो सारे हमारे बड़े डिसीजन कहलाते हैं। तो टैक्टिकल डिसीजन जो हमारा रूटीन है उस पर हम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं देते, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। पहले तो आप ये समझो कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। तो एक बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, ग्रुप करते हैं उनको, उनके जैसे भी उनका फीचर होते हैं, जो भी उनका नेचर होता है, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम पहले उनको ग्रुप करते हैं, और वो एक्टिविटीज कौन करने वाला है उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उन एक्टिविटीज को उन लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर उनको उस काम को करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है बेसिकली, जो भी काम है उनको दूसरे को सौंपना, और जो भी जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी टास्क है, उनको कैटेगराइज करना, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, स्पेशलाइजेशन, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमारा हो गया कि उस काम को अच्छे से परफेक्ट तरीके से करना, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करते हैं, हम वर्क को डिवाइड करते हैं, ये सब चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में होती है। लेकिन स्पेशलाइजेशन जो कि उस काम को परफेक्ट करना है वो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को किसने एस्टैब्लिश किया है, टॉप मैनेजमेंट ने, मिडिल मैनेजमेंट ने, लोअर मैनेजमेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल सा है, टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि वो सीईओज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करता है या फिर शुरू करता है। उसके बाद एक पूरी टीम बनती है, वो सारे मैनेजर्स आते हैं, सारे वर्कर्स आते हैं, लेकिन शुरुआत होती है जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उससे, राइट। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। ऑर्गेनाइजिंग में इंक्लूड नहीं होता है बाय हुम विल बी डन, व्हेन विल बी डन, व्हाट विल बी डन, या फिर हाउ विल बी डन। तो बाय हुम यानी कि कौन उस काम को करेगा, व्हेन विल बी डन कब वो काम होगा, व्हाट विल बी डन क्या हमें करना है, या फिर हाउ कैसे वो काम करना है। तो क्या चीज इंक्लूड इसमें नहीं होती है। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाउ विल बी डन, कि वो काम कैसे होगा ये चीज उसमें इंक्लूड नहीं होती है। कौन करेगा ये उसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है, कब होगा ये भी उसमें इंक्लूड होता है, क्या करना है ये भी इंक्लूड होता है, लेकिन कैसे करना है ये ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आता, राइट। अगला क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। मेन एडवांटेज अगर हम बात करें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तो वो क्या है, स्पेशलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपर्ट एडवाइस। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है। जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हमें चाहिए होती है किसी एक्सपर्ट की एडवाइस, तब हम उसको जो भी एक्टिविटीज है उनको आगे कर पाते हैं, राइट। तो ये एक बड़ा एडवांटेज निकल के आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। आगे है देयर आर डैश स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। इतने स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, 2, 4, 6 या फिर 8। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट 8। अब देखो यहाँ पर चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। अब कितने स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, ये जितने भी अलग अलग रिसर्चर्स आए उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, 3, 4, 5, 8 सबने अपने अलग अलग अपने व्यूज दिए हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, अगर आपको ऑप्शन में 8 मिल रहा है तो वहां पर आप 8 लगाएंगे। ऐसी अभी सेम क्वेश्चन आगे आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हु रिपोर्ट्स टू हुम इज मेड क्लियर बाय। कौन किसको रिपोर्ट देगा, ठीक है। जैसे एक हमारा लोअर लेवल वर्कर है, वो किसको रिपोर्ट देगा, ये चीज कब क्लियर हुई, किस चीज की वजह से क्लियर हुई, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्लियर हुई, मैनेजमेंट प्रोसेस में क्लियर हुई, प्लानिंग प्रोसेस की वजह से क्लियर हुई, या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ने ये क्लियर किया कि कौन पर्सन किस पर्सन को जाके रिपोर्ट देगा, उसको किसने काम दिया है, और उस काम जो भी उसने काम कर लिया उसकी रिपोर्ट वो किसको देगा। तो ये जो बात क्लियर हुई ये हुई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से, राइट। अब देखो वो क्वेश्चन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनेल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। अब ये कून्स और ओडोनेल ने आए, जब ये आए रिसर्चर, इन्होंने ये बताया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उसके होते हैं कितने स्टेप, 7, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अलग अलग रिसर्चर्स ये आ रहे हैं, इन्होंने आने के बाद जब रिसर्च करी, इन्होंने अपने व्यूज दिए, तो वहां पर इन्होंने इतने स्टेप्स बताए, और वैसे 8 होते हैं, इन्होंने कितने बताए, 7, जो कि हमारा ऑप्शन सी, राइट। अगला क्वेश्चन है इनफॉर्मल सिस्टम ब्रिंग्स बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर्स लाइक। जो इनफॉर्मल सिस्टम होता है वो कुछ बेनिफिट्स देता है एम्प्लॉयर्स को, जैसे कि फिल्स इन गैप्स इन अ मैनेजर्स एबिलिटीज, ट्रेंड टू एनकरेज कोऑर्डिनेशन, लाइटन्स वर्कलोड ऑन मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इनफॉर्मल सिस्टम से कुछ ये सारे ही बेनिफिट्स मिल जाते हैं एम्प्लॉयर्स को, राइट।
आगे है नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू अचीव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसको डिजाइन करा है टॉप मैनेजमेंट ने अचीव करने के लिए कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जो सभी को अचीव करने हैं, मतलब वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव के पीछे सबको काम करना है। ठीक है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जिससे कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव किया जा सके। आगे है एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एजेंसी हेड होते हैं और जो प्लांट मैनेजर होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? टीम लीडर से, मिडिल मैनेजर से, फर्स्ट लाइन मैनेजर से या फिर टॉप मैनेजर से? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, टॉप मैनेजर्स में ये सब लोग आते हैं। ठीक है, जो एजेंसी हेड हो गया, जो प्लांट मैनेजर हो गया, तो मैनेजर जहां पे वर्ड लग गया तो वो लोअर में तो बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आता है वो है टॉप मैनेजर्स में ये लोग आते हैं, राइट। आगे है एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज सिमिलर टू एन इंडिविजुअल। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो सिमिलर होता है इंडिविजुअल के स्किल्स से, पर्सनालिटी से, मोटिवेशन से या फिर एबिलिटी से। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एबिलिटी। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो तभी सब चीजें सही चलेंगी जब एक हम एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम देंगे। ठीक है, मान लो बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटीज होनी है, बहुत सारे फंक्शंस होने हैं, क्या हर एक इंसान उस काम को कर सकता है? नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि वो पर्सन कितना काबिल है, कितनी उसमें एबिलिटीज हैं, कितने उसमें स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उसको काम देते हैं। ठीक है, और तभी वो सारे काम वो करता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सिमिलर होता है इंडिविजुअल की एबिलिटी से, राइट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइन ऑफ कमांड इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन ए है अ मैनेजर कैन बी सुपरवाइज लिमिटेड एम्प्लॉइज, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स हैंडल्ड बाय टॉप मैनेजर्स, अथॉरिटी लाइन एक्सप्रेस्ड क्लियरली या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है लाइन ऑफ कमांड उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बेसिकली एक लाइन होती है जिसमें वो सारे वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे को रिपोर्ट देते हैं जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी, राइट। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ कमांड। इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए डी हम यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हमारा रहेगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अथॉरिटी इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो आप ये समझो कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब है हमारे पास एक अधिकार है, एक राइट है कि हम किसी से भी काम करवा सकते हैं, तो वो अथॉरिटी है। अब वो अथॉरिटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड होती है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन एंड स्टाफ बोथ या फिर नन ऑफ दीज? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइन एंड स्टाफ बोथ इसका करेक्ट आंसर है। अथॉरिटी इन दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड होती है और ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तब, राइट। आगे है द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। जो फाउंडर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन है? टेरी, फेयोल, एप्पले या फिर टेलर? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, टेलर, जो कि फाउंडर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। आगे है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ। तो एक्टिविटीज को ग्रुप करना प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर वो किस चीज का पार्ट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, डिविजनल स्ट्रक्चर का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर का? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। तो उस डिविजनल स्ट्रक्चर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रोडक्ट के बेसिस पर ग्रुप कर दिया जाता है, राइट। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज बिजनेस मैनेजमेंट के। इस वीडियो बस इतना ही, इस तरह से आगे के क्वेश्चंस, आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करके, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर लिंक काम नहीं कर रही है डिस्क्रिप्शन वाली तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में जाके ट्यूशन फ्रॉम होम, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा ट्यूशन फ्रॉम होम नाम से ही। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और ज्यादा नई नई अपडेट्स के लिए, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।